नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर है मैकेनिक्स, काइनेमैटिक्स एंड मोशंस अंडर ग्रेविटी, इसके अंतर्गत हम 20-20 प्रश्न जो है आपको करा रहे हैं। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर जो है वो 9वां। इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 8वां, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो जो है वो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर इससे पहले के सभी पार्ट आप देख सकते हैं। और ये वीडियो हम देखते हैं डेली दोपहर 3 बजे, तो लाइव आकर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। और जो प्रश्न है सामान्य विज्ञान के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं यहाँ से प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की। प्रश्न मैंने पूछा था कि किसी पिंड का अधिकतम जो भार है जल में होगा, वायु में होगा, हाइड्रोजन में होगा या निर्वात में होगा। ये 4 ऑप्शन दिए थे। मैंने आपको बताना था कि किसी पिंड का अधिकतम भार इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग किसमें सबसे ज्यादा जो है वो होगा। तो ऑप्शन ABCD में से बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला यानी कि वायु जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि वायु में जो आप कह सकते हैं किसी पिंड का अधिकतम भार जो है वो होगा इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो इस वीडियो का आपका पहला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान पर दोगुनी होती। इससे पहले भी एक प्रश्न कराया था जहां पर 1/4 करके मैंने आपको बताया था। तो यहां पर कह रहा है कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है जो पड़ता है वो होता, अब जितना है उसका 4 गुना होता, अब जितना है उसका 2 गुना होता, या अब जितना है उसका चौथा भाग होता, या अब जितना है उसका आधा भाग होता। 4 ऑप्शन है। बताना है आपको कि जो दूरी है उसको या कह सकते हैं उनके स्थान पर दोगुनी होती तो क्या प्रभाव देखने को आपको मिलता। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी कि अब जितना है उसका चौथा भाग जो है आपका हो जाता। इससे पहले मैंने एक प्रश्न कराया था जिसमें मैंने ये पूछा था इससे पहले जस्ट पार्ट में कि अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है वो 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किसकी बात की होगी। तो मैंने बताया हमारे जो वर्ष हैं उनकी अवधि जो है वो कम हो जाएगी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न दूसरा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। पहला कह रहा है कि वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। दूसरा कह रहा है कि वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। तीसरा कह रहा है कि वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे। और चौथा कह रहा है कि वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। अच्छा प्रश्न है, सिचुएशन बेस्ड है। बताना है आपको कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो कौन सा परिणाम इनमें से जो है वो सही होगा। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो ऑप्शन ABCD में से आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही होगा कि वस्तु का जो भार है वो शून्य हो जाएगा परंतु जो द्रव्यमान है वो वही रहेगा। ये आपका जो है वो हो जाएगा। भार और द्रव्यमान में मैंने आपको डिफरेंस पहले भी बता दिया था, तो उस आधार पे आप इसे समझ सकते हैं। अगला प्रश्न 3 कह रहा है कि एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है। यदि वह किनारे की ओर चले तो जो नाव है वो किनारे से दूर बढ़ेगी, किनारे की ओर बढ़ेगी, स्थिर रहेगी या डूब जाएगी। 4 ऑप्शन है। बताना है आपको कि एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, स्थिर जल है उसमें नाव में खड़ा है। यदि वह किनारे की ओर चले यानी कि उतरना चाह रहा है तब जो नाव है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किनारे से दूर बढ़ेगी, किनारे की ओर बढ़ेगी, स्थिर रहेगी या डूब जाएगी। तो बात करते हैं उत्तर की चारों में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, यानी कि किनारे से दूर जो है वो आपकी नाव जो है वो बढ़ेगी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न चौथा। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है वर्षा, तूफान, स्वच्छ मौसम या शीत लहर। 4 ऑप्शन है। बताना है आपको कि वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना किसकी ओर संकेत करता है या किसकी ओर इंगित करता है। तो 4 ऑप्शन है। बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी तूफान जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस पर बेस्ड एक प्रश्न मैंने आपको कराया भी था।
अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर का भार होता है। पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान रहता है मानव शरीर का भार, ध्रुवों पर अधिकतम रहता है मानव शरीर का भार, विषुवत रेखा पर अधिकतम रहता है मानव शरीर का भार, या मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक रहता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि मानव शरीर का जो भार है इनमें से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, अब यदि आपको याद होगा कि ध्रुवों पर जो है वो अधिकतम होता है। आपका ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अगला प्रश्न 6 कह रहा है कि लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है, इसका अंतरिक्ष में भार क्या होगा, यह आपको बताना है। 10 किलोग्राम से अधिक होगा, 10 किलोग्राम से कम होगा, ठीक 10 किलोग्राम होगा, या 0 किलोग्राम होगा। चार ऑप्शन है। अंतरिक्ष से संबंध में एक प्रश्न मैंने आपको वहां पर कराया था इससे पहले, और मैंने उसमें एक्सप्लेनेशन भी आपको बताया था, तो आई होप किसी का गलत नहीं होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी 0 किलोग्राम आपका सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल आपका नहीं है, और उसके साथ साथ ये भी कह सकते हैं किसी प्रकार का माध्यम नहीं है, तो आपका अंतरिक्ष में भार जो है वो 0 हो जाएगा। भार के संबंध में मैंने क्या बताया था, जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका प्रभाव पड़ता है, जैसे कि आप देखेंगे पृथ्वी पर अलग है भार, चंद्रमा पर अलग है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अलग अलग होता है, परंतु यही द्रव्यमान जो होता है वो आपका एक समान बना रहता है। अगला प्रश्न 7 कह रहा है कि किसी पिंड का जो भार है, वेट ऑफ बॉडी, वो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, या मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो अभी ऊपर प्रश्न आया था, आई होप किसी का गलत नहीं होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूँ। बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो आप कह सकते हैं ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है किसी पिंड का भार। इससे पहले वाले प्रश्न और इस प्रश्न में अंतर क्या है, प्रश्न में केवल इतना अंतर है, यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछ लिया गया, पिंड पूछ लिया गया, वहां पर क्या पूछा गया था, वहां पूछा गया था मानव शरीर। तो मैंने क्या आपको बताया कि एक ही प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, बस यही है कि मैं सभी वैरायटी आपको करा रहा हूँ, हर तरीके से प्रश्न आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां। एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, वह एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। तो रेलगाड़ी चल रही है, पीछे अपरिवर्तित गति से, आगे अपरिवर्तित गति से, आगे अवमंदन के साथ, या आगे गतिवर्धन के साथ। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा, आगे गतिवर्धन के साथ जो रेलगाड़ी है वो चल रही है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर यदि मुंह करके बैठा है तो वो एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है, तब रेलगाड़ी जो है वो आगे गतिवर्धन के साथ चल रही है। नवा प्रश्न अगला कह रहा है कि पानी के एक ग्लास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर, आगे लिखा है कि जब बर्फ पिघलती है, तैर के बाद रहा है हो जाएगा, आगे लिखा है जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत ज्यादा अच्छा प्रश्न है, क्यों, क्योंकि ये प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज जो है वो होते हैं। मैं एक बार प्रश्न को फिर से बता देता हूँ कि ये जो है एक ग्लास है, ग्लास में कुछ पानी का लेवल होगा पहले से, अब इसमें आपने एक बर्फ का टुकड़ा जो है वो ऑलरेडी इसमें तैर रहा है और यहाँ तक पानी भरा हुआ है। अब ये प्रश्न कह रहा है कि जो बर्फ का टुकड़ा इसमें तैर रहा है ये पिघल जाता है और पानी बन जाता है, तो जो पानी का लेवल पहले था उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको बताना है। पानी का लेवल कम हो जाएगा, पानी का लेवल बढ़ जाएगा, पानी का लेवल उतना ही रहेगा, या पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। बात कर लेते हैं चलिए अब उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि पानी का लेवल उतना ही रहेगा, ये चीज एकदम ध्यान में रखिएगा। कंफ्यूज बहुत लोग होते हैं, सोचते हैं पानी जो है यानी बर्फ जो है वो पिघल गई है तो पानी का लेवल बढ़ जाता है, तो ऐसा नहीं होता है, पानी का लेवल उतना ही जो है वो रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
10वां कि जब बर्फ पिघलती है तो जो उसका आयतन है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है या वही रहता है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि जब बर्फ पिघलती है तो जो उसका आयतन है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की, तो जो उसका आयतन होता है वो घट जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न कह रहा है कि जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर। अब यहाँ पर भी प्रश्न वही दे रखा है जो ऊपर हमने देखा था, पर प्रश्न को थोड़ा सा बदल दिया गया है। जो प्रश्न के ऑप्शन थे उसमें कम होगा बढ़ेगा इस टाइप से था, यहाँ पर ऊपर उठेगा नीचे गिरेगा वही रहेगा इस टाइप से है। तो दोनों ही प्रश्न अलग अलग पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने दोनों ही यहाँ पर शामिल किए हैं। तो आपको उत्तर तो समझ में आ गया होगा क्या होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आप कह सकते हैं सी वाला होगा, यानी कि वही जो है वो रहेगा। जल युक्त ग्लास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का जो स्तर है वो वही रहता है। अगला प्रश्न 12 कह रहा है कि पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो जो पानी की सतह है वो ऊपर उठ जाएगी। देखिए प्रश्न ये भी वही है, पर क्या है जो ऑप्शन है वो बदल दिए गए हैं, प्रश्न पूछने का तरीका बदल दिया गया है और बाकी सारी चीजें वही हैं। पानी की सतह नीचे आ जाएगी या ऊपर उठेगी फिर नीचे या अपरिवर्तित रहेगी। तो आप जानते हैं क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा, पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। प्रश्न इससे पहले भी देखिए वही था, बस पूछने का तरीका अलग था और यहाँ पर देखिए तो पूछने का तरीका अलग है। इसलिए मैंने आपको हर तरीके के प्रश्न जो है वो करा दिया, क्योंकि पर्टिकुलर हम इसी चैप्टर के प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न 13 कह रहा है कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका जो आयतन है वो घटता है, बढ़ता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है या अपरिवर्तित रहता है। अब प्रश्न जो अभी तक चल रहा था वो ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में आयतन के संबंध में पूछा गया है कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जो इसका आयतन है उस पर क्या प्रभाव जो है वो पड़ता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बात करते हैं उत्तर की इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो आप कह सकते हैं आपका पहला वाला ऑप्शन घटता है बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका जो आयतन है वो घटता है। अब यही सेम प्रश्न मैंने अभी आपको कराया था, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। प्रश्न नंबर आपका था शायद 10वां वाला, ये प्रश्न देखिए मैंने कराया था कि जब बर्फ पिघलती है तो जो उसका आयतन है वो क्या होता है, तो आप कहते हैं घटता है। अब इसी पर बेस्ड प्रश्न पूछ लिया गया आपका ये वाला कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। क्यों? 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, आपकी बर्फ जम जाती है और जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बर्फ क्या होगी, पिघलेगी। यानी कि वही हो गया जो प्रश्न में पूछा गया कि जब बर्फ का पिघलती है या बर्फ पिघलती है तो जो उसका आयतन होता है वो घटता है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए सही होगा। तभी मैंने आपको कहा कि प्रश्न अलग अलग वैरायटी भी साथ में जो है वो प्रैक्टिस करते चलिए। अगला प्रश्न कह रहा है 14, भारहीनता होती है जब गुरुत्वाकर्षण घटता है। गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, निर्वात की स्थिति में उपरोक्त में से कोई नहीं। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने अभी नहीं, एक 2-3 पार्ट पहले कराया था, मैंने वहां पर आपको बताया था ये स्थिति आपको लिफ्ट में देखने को मिलती है। और 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा बताना है आपको। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति जो है वो भारहीनता की होती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 15, जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पर, 373 केल्विन पर, 273 केल्विन पर या 269 केल्विन पर। बताना है आपको कि जल का अधिकतम जो घनत्व है वो किस पर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में तो आपको केल्विन में दे रखा है, परंतु आपका सेल्सियस में भी काफी बार पूछा जाता है। तो 4 ऑप्शन में से बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो कह सकते हैं आपका पहला वाला ऑप्शन 277 केल्विन जो है सही हो जाएगा, यानी कि जल का अधिकतम घनत्व केल्विन में यदि बात की जाए तो 277 केल्विन पर होता है। और जमने पर जो जल का घनत्व होता है वो जो है वो कम हो जाता है। जमने पर जो जल का घनत्व होता है वो कम हो जाता है। ये आप इसकी एक प्रॉपर्टीज जो है वो याद रख जा सकते हैं। और आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आयतन आपका 9% जो है वो बढ़ जाता है। ये जो है जमने पर प्रभाव जो है वो
पड़ता है। और इसका फर्क क्या पड़ता है? इसका फर्क ये पड़ता है कि जो आपकी बर्फ होती है वो जल के ऊपर तैरती है। आप देखते हैं बर्फ का टुकड़ा डालते हैं तो बर्फ क्या होती है? ऊपर तैरती है। सेम यही चीज आपकी यदि बात करें जीव जंतुओं के संबंध में, तो जल में रहने वाले जो जीव होते हैं वो आंशिक रूप से जमे हुए जो तालाब होते हैं उसके अंदर इसी कारण कह सकते हैं रह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 16 कि भूमि में गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण जल जो है वो किस तनाव पर रहता है? चार ऑप्शन है 1.25 एटमॉस्फेयर पर, वह 1/3 एटमॉस्फेयर पर, 5 एटमॉस्फेयर पर या 15 एटमॉस्फेयर पर। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल जो है वो किस तनाव पर रहता है? तो आपका 1/3 एटमॉस्फेयर पर जो है वो रहता है। आपका ऑप्शन बी वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 कह रहा है कि नदियों में पानी के बहाव के लिए निम्न बलों में से कौन जिम्मेदार है? चार ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण का बल, स्थिर वैद्युत बल या चुंबकीय बल। बताना है आपको जो नदियों में पानी का बहाव होता है उसके लिए जो बल होते हैं उनमें से कौन सा ये बल इसमें से जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो चार ऑप्शन में से बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी घर्षण का बल जो है वो सही हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं घर्षण बल के बारे में कि ये क्या होता है। तो घर्षण बल की बात करें तो घर्षण एक बल है जो कि दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी जो गति है उसका विरोध करता है। और घर्षण बल जो है उसका मान जो दोनों तल होते हैं उसके बीच अभिलंब बल पर जो है वो डिपेंड या कह सकते हैं निर्भर जो है वो करता है। घर्षण जो है उसके दो प्रकार होते हैं, एक आपका होता है स्थैतिक और दूसरा होता है आपका गतिज। अब एक एक लाइन इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो जो स्थैतिक घर्षण होता है ये दो पिंडों के संपर्क पृष्ठ जो है उसकी समांतर दिशा में लगते हैं, जबकि गतिज की बात करें तो गतिज घर्षण गति की दिशा पर जो है वो निर्भर नहीं करता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18। प्रश्न कह रहा है कि वायु शक्ति यानी कि विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? चार ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा। चार ऑप्शन है, छांटना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो चार ऑप्शन है, बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो आपका गतिज ऊर्जा बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक एक पॉइंट जान लेते हैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में भी। तो गतिज ऊर्जा की बात करें यदि तो वह जो किसी वस्तु से गति करने के पश्चात निकलती है। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगी। किसी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है उसकी गति और उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। स्थितिज ऊर्जा की यदि बात करें तो स्थितिज ऊर्जा वह है जो किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान में रखने के बाद उस वस्तु में आती है, यानी कि स्थिति परिवर्तन। स्थितिज में आप देखिए स्थिति वर्ड भी आ रहा है, उससे भी आप इसे समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। प्रश्न 19 आपका कह रहा है कि हवाओं की ऊर्जा होती है, केवल गतिज ऊर्जा होती है, केवल स्थितिज ऊर्जा होती है, वैद्युत ऊर्जा होती है या स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होती है? अच्छा प्रश्न है, आसपास के वातावरण पर आधारित आप कह सकते हैं यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बात करते हैं उत्तर की कौन सा जो है वो सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका पहला वाला केवल गतिज ऊर्जा वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हवाओं की ऊर्जा कैसी होती है? तो केवल गतिज ऊर्जा जो है वो होती है। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस टेम्परेचर पर, किस ताप पर जो पानी का घनत्व है वो अधिकतम होता है। इससे पहले जो मैंने प्रश्न पूछा था उसमें केल्विन में मान दे रखा था, यहाँ पर जो है वो सेल्सियस में मान दे रखा है। 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस,
-4 डिग्री सेल्सियस या -8 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान से प्रश्न सोचिएगा, समझिएगा, तब अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। इसी के साथ हमारा यह आज का पार्ट समाप्त होता है। इसे पहले के सभी पार्ट की अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और उसके साथ साथ अलग सब्जेक्ट जो है आपके, जैसे कि सोशल साइंस है, कंप्यूटर है, उनकी भी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वहां पर आप चैप्टर वाइज प्रश्न की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे आज का पार्ट समाप्त होता है। आज में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।